हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एडू प्रेपरेटर। दोस्तों, ये वीडियो अक्टूबर मंथ के फोर्थ वीक की है, जहां पर हम 25 ऑफ अक्टूबर से 31 ऑफ अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट कवर करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लिया है तो बेल आइकॉन को जरूर दबाइए और इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी सीयूटी स्पेसिफिक, आपको बता दूं एसएससी स्पेसिफिक, इसके साथ साथ मैंने क्लैट, एलेट, DULLB सभी को फोकस करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट करंट का एक जिस्ट बनाया है। आइए शुरू करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पहला बेटा करंट आपका IMF का है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1944 में बनी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। तो अभी इस IMF ने इंडिया का GDP का एक फोरकास्ट दिया है। और फोरकास्ट क्या है, ये बोल रहा है कि इंडिया का करंट ईयर का GDP जो है वो 7% के आसपास रहेगा और नेक्स्ट ईयर का GDP 6.5%। ऐसा ही एक फोरकास्ट डिलॉइट इंडिया ने भी दिया है। डिलॉइट इंडिया का कहना यह है कि इंडिया का इस साल का GDP 7% से 7.2% के आसपास रहेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन, IMF ने ये फोरकास्ट कौन सी रिपोर्ट में निकाला है? तो रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट IMF ही निकालता है। इसके बाद क्या क्या इन्होंने बोला? इन्होंने बोला कि इंडिया में इन्फ्लेशन काफी मॉडरेट रहेगी, इस वजह से GDP 7% है। खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन इंडिया में काफी रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने वाला है। खरीफ क्रॉप्स उन क्रॉप्स को कहते हैं जो जून से अक्टूबर के बीच में आप लोग उगाते हैं। जून टू अक्टूबर ऐसी क्रॉप्स को खरीफ कहते हैं। तो खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन काफी रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग बढ़ गया है और इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ गई है। तो ये रीजन बताए हैं। इसके बाद चलते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल। इस फेस्टिवल को मनाते हुए 50th एनिवर्सरी, 50 साल हो चुके हैं और 50th एनिवर्सरी इस फेस्टिवल की सेलिब्रेट की गई मध्य प्रदेश के मैहर में। MP के मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल हुआ। और इस बार जो ये हुआ ना, ये 50वां फेस्टिवल था। तो ये गोल्डन जुबली ईयर है उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल की। ठीक है, कंक्लूड हुआ ये फेस्टिवल 10 अक्टूबर को। उस्ताद अलाउद्दीन खान थे कौन? तो MP में एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है म्यूजिक इंडस्ट्री में। तो इस पूरे की पूरे फेस्टिवल में आप लोग देखते हैं कि दुनिया जहान से बहुत सारे आर्टिस्ट आए, पर्सनालिटीज आए, उन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया। ये एक इमेज आपको दिख रही होगी। और परफॉर्मेंस के साथ साथ इस पूरे फेस्टिवल में दो एग्जीबिशंस भी लगाई गई। पहली एग्जीबिशन का नाम था देवी, जिसमें मिनिएचर पेंटिंग्स को शोकेस किया गया, और दूसरी एग्जीबिशन का नाम था तांतु, जिसमें वो स्ट्रिंग वाले जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको शोकेस किया गया। थर्ड करंट की बात करते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट ने हाल फिलहाल में दो लीडर्स को, आई सेड दो लीडर्स को, सखारोव प्राइज दिया है। सखारोव प्राइज पहली बात तो 1988 में स्टेब्लिश हुआ। इसका नाम सखारोव सखारोव इसलिए पड़ा क्योंकि सोवियत यूनियन में एक इंसान है, नाम है इनका, थे मतलब नाम था इनका एंद्री सखारोव। और एंद्री सखारोव एक नोबेल लॉरिएट रह चुके हैं, अगर हम बात करते हैं इसमें सोवियत यूनियन में। और मतलब उनके ही याद में ये सखारोव प्राइज दिया जाता है। तो अब जनरली आपको बता दूं ये दिया किसको जाता है। ये किसी ऐसे ग्रुप, किसी ऐसी इंडिविजुअल को दिया जाता है जिसने ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल फ्रीडम को डिफेंड किया हो। और इससे पहले नेल्सन मंडेला, मलाला यूसुफजई, डेनिस मुखवेज जैसे लोगों को मिल चुका है। 50,000 यूरो का कैश प्राइज भी इसके साथ मिलता है। और ये पूरी की पूरी सेरेमनी फ्रांस के स्ट्रास बॉर्ज में होगी इस बार मिड दिसंबर में। तब ये प्राइज इन दोनों को हैंड ओवर किया जाएगा। तो इस बार ये सखारोव प्राइज इन दोनों को मिला है। अच्छा, क्यों मिला है सखारोव प्राइज? क्यों मिला है? तो दिस प्राइज इज गिवन फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। इन दोनों को ये प्राइज फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए दिया जा रहा है। दोनों के नाम आपको बता दूं, पहली बात आपको बता दूं, ये दोनों ही लीडर्स वेनेजुएला के ओपोजिशन पार्टी के हैं। एक का नाम है यहाँ पर, सर का नाम है यहाँ पर एडमुंडो गोंजालिस, और मैडम का नाम है यहाँ पर मारिया कोरिना मचाडो। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि साइंटिस्ट ने, अमेरिका के साइंटिस्ट ने, पृथ्वी के अंदर आपको पता है 3 लेयर होती है। दिस इज कोर, दिस इज मेंटल, और इसके बाद ये वाली लेयर क्रस्ट है। तो अमेरिका के साइंटिस्ट ने मेंटल लेयर के अंदर, पृथ्वी की मेंटल लेयर के अंदर, कुछ मतलब अर्थ के क्रस्ट से 700 किलोमीटर डाउन एक ओशन ढूंढा है, जो कि हिडन ओशन है। कितना बड़ा बताया जा रहा है? कहा जा रहा है कि ये ओशन अर्थ के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल 5 बड़े ओशंस का अगर कंबाइंड साइज देखे तो कंबाइंड साइज से भी 3 गुना बड़ा है। कि ये पूरी डिस्कवरी हुई कैसे? तो इस डिस्कवरी को करने के लिए 2000 सीज्मोग्राफ्स का इस्तेमाल किया अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सीज्मोग्राफ्स
यहाँ पर सीज्मिक वेव्स को एनालाइज करते हैं, और सीज्मिक वेव्स को एनालाइज करके जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो आप देखो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में जा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अर्थ के नीचे जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता जाएगा, है ना। तो इस हिडन ओशन का नाम दिया गया है सिक्स्थ ओशन। और जैसे कि मैंने बताया, क्रस्ट से 700 किलोमीटर डाउन, और 5 अवेलेबल ओशंस के साइज के ऑलरेडी 3 गुना बड़ा। आगे बात करते हैं। ये जो आपको फिगर दिख रहे हैं, इनका नाम है टीटो बोवेनी। टीटो बोवेनी की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका के रिजर्व बैंक के पहले ब्लैक गवर्नर थे। 1999 से 2009 तक गवर्नर रहे, उसके बाद ये चल मतलब अभी हाल फिलहाल में इनकी डेथ हुई है 65 ईयर्स में। तो काफी जाने माने मतलब ये गवर्नर है, और काफी तारीफ होती थी इनकी दुनिया में, क्योंकि इन्होंने साउथ अफ्रीका के फिस्कल पॉलिसी पर साउथ अफ्रीका की फिस्कल पॉलिसी पर काफी टाइट कंट्रोल्स इन्होंने मेंटेन करके रखे थे। इसलिए इनकी काफी तारीफ होती है, मतलब फिनेंशियल मार्केट्स में, बिजनेस कम्युनिटी में इनकी काफी तारीफ होती है। इसके बाद बेटा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट करंट आपके पास आ गया, ये आइकॉनिक करेक्टर है ना हमारा, जिसने हमारे सभी के बचपन को काफी ब्यूटीफुल बनाया। मैं डोरेमोन की बात कर रहा हूँ। तो जापानीज कार्टून डोरेमोन के पीछे जिसकी वॉइस है, वो वॉइस है नोबुयो नोबुयो ओयामा की। नोबुयो ओयामा, इनकी डेथ हो चुकी है 90 ईयर्स की एज में। आपको बता दूं, मैडम ने 1960s में अपना करियर शुरू किया था। बहुत सारी वॉइस एक्टिंग करी है इन्होंने एनीमे में, चिल्ड्रंस प्रोग्राम में। एनीमे जनरली एनिमेटेड मूवीज को कहा जाता है। 1979 से लेकर 2005 तक इन्होंने अपनी वॉइस डोरेमोन को दी। और डोरेमोन की वजह से ही मैडम की फैन फॉलोइंग जापान और इंटरनेशनल वर्ल्ड में काफी ज्यादा हो जाती है। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, कुछ दिन है। 25 अक्टूबर को इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे मनाया जाता है। इसी दिन इंडिया में नेशनल लेमुर डे मनाते हैं। और आपको बता दूं, 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को मैंने बताया था यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट फाइल में मैंने आप लोगों को ये बताया था। और बेटा वीडियो को प्लीज थ्रू आउट द एंड देखिएगा। तो 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक डिस आर्मामेंट वीक मनाया जाता है। दुनिया भर के लोगों को बताया जाता है कि देखो, आर्म्स कितनी जरूरी है छोड़नी। अगर इस दुनिया को शांति की तरफ लेके जाना है तो आर्म्स एम्यूनेशंस के ऊपर खर्चा बंद कर दीजिए, ये डिस्ट्रॉय कर दीजिए इस आर्म्स को। क्या होगा इन एम्यूनेशन से? ह्यूमैनिटी बर्बाद होगी। 24 अक्टूबर से लेकर 31 तक ग्लोबल मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक भी मनाया जाता है। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा, मेटा। मेटा और इंडिया एआई, ये दोनों कंपनी मिलकर आईआईटी जोधपुर में एक नया सेंटर बनाने जा रहे हैं। इस नए सेंटर का नाम रखा गया है सृजन। अच्छा, ये सेंटर करेगा क्या? सिंपल सी बात है, ये सेंटर इंडिया में रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन, इसको काफी बढ़ावा देगा। किस फील्ड में सर? इन द फील्ड ऑफ एआई। इन द फील्ड ऑफ एआई, ताकि इंडिया के विजन ऑफ टेक सोवरिनिटी, ये इंडिया का विजन है कि टेक्नोलॉजी में भारत सोवरन हो जाए, अपना खुद का मास्टर हो जाए। तो इंडिया का जो विजन है वो टेक सोवरिनिटी का, इस विजन को सपोर्ट करेगा ये सृजन सेंटर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल डेवलपमेंट, एडवांस रिसर्च, इनोवेशन, इसको काफी प्रमोट करेगा सृजन सेंटर। आईआईटी जोधपुर में बनाया जा रहा है, इंडिया एआई और मेटा के कोलैबोरेशन से। इसके बाद आगे बात करते हैं। 2047 तक हमारा एम है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $3.8 ट्रिलियन, अभी जो है वो $3.8 ट्रिलियन है। इससे बढ़कर ये इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की हो जाएगी 2047 तक। एक संस्था ने रिपोर्ट निकाली है, ऑर्गेनाइजेशन हालांकि दो है, तो ये जॉइंट रिपोर्ट है। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन, और दूसरी का नाम है बेन एंड कंपनी। तो इन दोनों ने मिलकर ये बोला है कि इंडिया जो है ना, वो शायद अपने टारगेट को पूरा ना कर पाए। और टारगेट को पूरा इंडिया शायद इसलिए नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि इंडिया में 2047 तक जो टोटल विमेन वर्कफोर्स चाहिए ना, फीमेल वर्कफोर्स, वो चाहिए 400 मिलियन। मतलब टोटल इंडिया में काम करने वाले लोगों में से 400 मिलियन तो फीमेल होनी चाहिए। मगर इन दोनों को लग रहा है कि 2047 तक इंडिया केवल 255 विमेन वर्कफोर्स को ही साथ में जोड़ पाएगा। इसका मतलब हम लोग कहीं ना कहीं 145 मिलियन फीमेल वर्कफोर्स को मतलब से शॉर्ट रह जाएंगे। और इसी वजह से इंडिया अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा, अपना $30 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन पाएगा 2047 तक। आगे चलते हैं। यहाँ पर बेटा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्कीम चलाई थी, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। ये स्कीम चली थी 2015 में, और आपको बता दूं, स्कीम के अंडर
आपको बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी कोलेटरल मतलब कोलेटरल का मतलब होता है जब भी आप बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए तो आपको कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है। तो बिना किसी कोलेटरल के स्कीम के अंडर आपको लोन मिल जाएगा। और यहाँ पे तीन कैटेगरी है लोन की। पहला है शिशु कैटेगरी, जिसमें 50,000 तक का लोन मिलेगा। सेकंड कैटेगरी है किशोर, 50,000 से ज्यादा और 5 लाख तक का लोन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और तीसरी कैटेगरी है तरुण, जहां पर 10 लाख तक का लोन आपको मिल जाएगा। तो इस बार क्या हुआ, इस बार ना बजट स्पीच में भी, बजट की स्पीच में जुलाई में, आपको बता दूं, जुलाई की स्पीच में जब बजट आया था ना जुलाई में, तब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बोला था कि अब हम एक और कैटेगरी बनाने वाले हैं जिसका नाम है तरुण प्लस। और इस तरुण प्लस में हम लोग आपको 20 लाख तक का लोन देंगे। 10 लाख से 20 लाख तक का लोन आपको मिल जाएगा। बट यहां पर याद रहे कि कोई फ्रेशर तरुण प्लस कैटेगरी में लोन नहीं ले पाएगा। फ्रेशर नहीं ले पाएगा। केवल वो लोग तरुण प्लस कैटेगरी में लोन ले पाएंगे जो ऑलरेडी तरुण कैटेगरी में लोन ले चुके हैं और उस लोन को सक्सेसफुली रीपे कर चुके हैं। दोबारा सुन लीजिए, आप अगर ऑलरेडी तरुण कैटेगरी में लोन ले चुके हैं और उस लोन को अगर आप रीपे कर चुके हैं, तभी आप यहां पर तरुण प्लस कैटेगरी के अंडर लोन ले पाएंगे। और जैसे कि मैंने बोला, ये एक कोलेटरल फ्री माइक्रो क्रेडिट स्कीम है जो कि नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, माइक्रो ऑन्टरप्रेन्योर, इनको लोन देता है 10 लाख तक का। और अब इसमें एक तरुण प्लस कैटेगरी और जुड़ गई है जहां पर अब आपको 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा। बट यहां पर मैंने स्पेशली लिखा हुआ है कि जिन्होंने सक्सेसफुली रीपे कर दिया है लोन इन द प्रीवियस तरुण कैटेगरी, केवल वही लोग यहाँ पर इस फिनेंशियल सपोर्ट का जो फायदा है वो उठा सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। ठीक है जी, आगे बात कर रहे हैं। और ये जुलाई 2024 की बजट स्पीच में भी मैडम ने स्कीम के बारे में बताया था, तो अब ये इंप्लीमेंट हो चुकी है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इंडिया जो है वो यूरो नेवल 2024 डिफेंस एग्जीबिशन जो कि लगने वाली है फ्रांस में, 4 नवंबर से 7 नवंबर तक चलेगी ये एग्जीबिशन। इसमें इंडिया भी या इंडियन नेवी भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली है। आपको बता दूं, 104 कंट्रीज इस यूरो नेवल 2024 डिफेंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें से हम एक है। सिंपल सी बात है कि हमारा फोकस एरिया क्या रहेगा। हमारा फोकस एरिया जनरली, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि यूरो नेवल का फोकस एरिया क्या है। इस एक्सरसाइज का फोकस एरिया है इनोवेटिव सॉल्यूशंस को दिखाना, टू एग्जिबिट इनोवेटिव सॉल्यूशंस। जिसका एम क्या है, जिसका एम है नेवल फोर्सेस और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स ऐसे लिए जाए जिससे आपकी नेवल फोर्स, जिससे आपके मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बचे रहे। किससे बचे रहे सर, अगर कोई अटैक होता है आपके नेवल बेसिस पर, आपके मैरीटाइम स्ट्रक्चर्स पर, वो अटैक करते हैं वाया एयर या ड्रोन अटैक होता है, तो ऐसे अटैक से आप अपने नेवल फोर्सेज या मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बचा सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे यूरो नेवल एक्सरसाइज में आप जनरली नेक्स्ट जनरेशन एंटी शिप मिसाइल्स, मिसाइल सिस्टम्स, इसको देखेंगे, जो कि डिजाइन किए गए हैं इस हिसाब से कि वो मल्टीपल टारगेट को एक साथ टर्मिनेट करते हैं। तो हमेशा की तरह यहाँ पर इस एक्सरसाइज की एक थीम भी रखी गई है। तो ये इवेंट, जो जिस थीम पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उस थीम का नाम है इनोवेशन, सोवेरिनिटी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन विद इन द नेवल इंडस्ट्री। इस थीम को बेटा याद कर लेना, ये यूरो नेवल 2024 की थीम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। नासा की तरफ से ये बताया गया है, दे हैव दे हैव अनवील्ड अ न्यूली डेवलप्ड प्रोटोटाइप ऑफ अ टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप है, एक बहुत ही न्यूली डेवलप्ड टेलीस्कोप है। और इस टेलीस्कोप की मदद से जो नासा है, ये ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी कर सकता है आउटर स्पेस में। ग्रेविटेशनल वेव्स को ये स्टडी कर सकता है आउटर स्पेस में। क्या ये नासा ने अकेले मिलकर बनाया है? नहीं, ये टेलीस्कोप नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कोलैबोरेटिव मिशन है। सर टेलीस्कोप का नाम बता दीजिए। लीसा नाम रखा है इसका, जिसमें एल का मतलब लेजर, आई का मतलब इंटरफेरोमीटर, एस का मतलब स्पेस, ए का मतलब एंटेना। तो लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, ये लीसा का नाम है। क्यों बनाया गया है? आउटर ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी करने के लिए। नासा के बारे में आपको बता दूं, नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। 1958 में ये बॉडी बनी थी। इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका के कैपिटल में है। बिल नेल्सन नेल्सन इस समय नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में 28 अक्टूबर को बेटा इंटरनेशनल एनिमेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हमारे इंडिया के रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास। आप देख रहे होंगे यहाँ पर शक्तिकांत दास को एक अवार्ड मिल रहा है। ये अवार्ड इनको मिल रहा है A+ ग्रेड अवार्ड।
शक्तिकांत दास को पहले भी मिला था, ये पिछले साल भी इनको A+ ग्रेड अवार्ड मिला था। इस बार भी इनको A+ ग्रेड अवार्ड मिल रहा है। सर किस में मिला ये अवार्ड इनको? ये अवार्ड सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में इनको A+ कैटेगरी का रिपोर्ट, सॉरी, ग्रेड मिला है। मतलब एक तरीके से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जितने भी है ना, उन सभी सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर होते हैं, उनको जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड में वो होते हैं ना, टैग्स होते हैं, मतलब A B C D, तो इनके रिपोर्ट कार्ड में पिछले साल भी लिखा गया था A+। इस बार भी इनको अपना A+ कैटेगरी का ही ग्रेड मिला है। ये अवार्ड इनको दिया किसने बेटा? आपको पीछे नाम लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। ये अवार्ड इनको ग्लोबल फाइनेंस ने दिया। ये अवार्ड सेरेमनी वॉशिंगटन DC अमेरिका में हुई। यहाँ पर जो ग्रेड्स दिए जाते हैं ना आपके रिपोर्ट कार्ड में, A+ कैटेगरी से लेकर F तक के ग्रेड्स दिए जाते हैं, जिसमें A+ कैटेगरी का मतलब है कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस करी है आपने, और F कैटेगरी का मतलब है कि आप कंप्लीटली फेल रहे अपने एजेंडा में। तो इनको जैसे कि मैंने बोला 2023 में भी इनके रिपोर्ट कार्ड में इनको A+ कैटेगरी का अवार्ड मिला था। इस बार सेकेंड टाइम भी इनको 2024 में A+ का A+ ग्रेड मिला है, तो बढ़िया है। और क्या ये अकेले हैं जिनको यहाँ पर अवार्ड मिला है अपना क्या कहते हैं इसका, जिनको जिनके रिपोर्ट कार्ड में ग्रेड मिला है अपना A+ का? क्या ये अकेले हैं? नहीं, ये अकेले नहीं। डेनमार्क के जो गवर्नर हैं क्रिस्टियन क्रिस्टियन कैटल थॉमसन, और स्विट्जरलैंड के गवर्नर थॉमस जॉर्डन, इन दोनों को भी ग्लोबल फाइनेंस ने A+ ग्रेड दिया है। तो मतलब A+ ग्रेड दुनिया में केवल 3 गवर्नर्स को मिला है, जिसमें इंडिया के एक शक्तिकांत दास है। आगे बात करते हैं इसी ग्लोबल फाइनेंस में, इसी ग्लोबल फाइनेंस सेरेमनी में आप देख रहे हैं कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया का बेस्ट बैंक का अवार्ड दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द अवार्ड ऑफ बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2024, और ये अवार्ड भी इनको इसी ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन प्रोग्राम में दिया गया। वॉशिंगटन DC में ये हुआ। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कौन सा अवार्ड सेरेमनी था ग्लोबल फाइनेंस का? ये अवार्ड सेरेमनी था 31st अवार्ड सेरेमनी था ये। SBI के चेयरमैन आपको यहां पर दिख रहे होंगे, CS सेट्टी, इनका नाम है CS सेट्टी। इन्होंने ये अवार्ड एक्सेप्ट किया ऑन द बिहाफ ऑफ SBI। आगे चलते हैं बेटा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको यहां पर दिख रहे होंगे, उनके साथ आपको JP नड्डा दिख रहे होंगे, और बहुत सारे मिनिस्टर्स आपको दिख रहे हैं। आपको बता दूं, धनवंतरी धनवंतरी जयंती और 9th आयुर्वेदा डे, धनवंतरी जयंती और 9th आयुर्वेदा डे के उसमें इन्होंने ओकेजन पर बहुत सारी स्कीम इन्होंने यहाँ पर लॉन्च करी है। अच्छा, यहाँ पर ये आयुर्वेदा डे और धन्वंतरी जयंती मनाई कब जाती है बेटा? ये 25 अक्टूबर को मनाई जाती है, ये भी आप समझ लीजिएगा। तो इस 9th आयुर्वेदा डे और धन्वंतरी जयंती के ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर कई सारी योजनाओं का फाउंडेशन स्टोन रखा, जो बहुत सारी स्कीम्स जो हेल्थ सेक्टर के अलग अलग प्रोजेक्ट्स को या अलग अलग एरियाज को कवर करती है। ठीक है जी। कितनी, मतलब कितने भर की स्कीम इन्होंने ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दी? 12,850 करोड़ की स्कीम इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली में, इन्होंने 12,850 करोड़ की स्कीम्स का ऐलान यहां पर किया। ठीक है जी। अब अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें एक स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की भी है, जिसमें इन्होंने जुलाई जुलाई मुझे याद है, जुलाई बजट 2024 में यहाँ पर निर्मला सीतारमन ने ये बोला था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बहुत ही जल्द 70 ईयर्स और 70 ईयर्स से ऊपर जितने भी यहाँ पर सीनियर सिटीजन हैं उनको 5 लाख तक का, 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मुफ्त में देगी, भले ही आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी हो। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी हो, आपको ये इंश्योरेंस कवर यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो इसको भी इंप्लीमेंट कर दिया गया। ऑफ कोर्स खर्चा तो इसमें भी होगा। तो कई सारी स्कीम्स इन लोगों ने चलाई है 25 अक्टूबर को। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम यहाँ पर अनवील किया है। किसके लिए? संस्कृत स्टूडेंट्स के लिए। पूरे के पूरे स्टेट में संस्कृत एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, दोबारा से वो गुरुकुल स्टाइल की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम चलाई गई। कहां पर चलाई गई है बेटा? एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, नाम है इसका संपूर्णानंद संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो यहां पर इन्होंने स्कॉलरशिप स्कीम चलाई है। सपोज, मतलब समझ में आ रहा है क्यों चलाई है? ताकि पूरे स्टेट में संस्कृत स्टडीज को प्रमोट किया जा सके। कितने की स्कीम है? कितना पैसा बांटा जाएगा? 586 लाख रुपीज, मतलब 5.86 करोड़ रुपीज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 69
1195 स्टूडेंट्स को, जो कि संस्कृत को परस्यू कर रहे हैं। गवर्नमेंट का प्लान केवल यहाँ पे गुरुकुल स्टाइल संस्कृत स्कूल को प्रमोट करना है पूरे पूरे स्टेट में। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, हालांकि गूगल के यहाँ पर जो सीईओ है वो सुंदर पिचाई इंडियन ओरिजिन के तो है ही। सीईओ के साथ साथ अब एक और खबर निकल कर आई है कि गूगल के जो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है, जो गूगल के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है वो भी इंडियन ओरिजिन के ही है। नाम है इनका प्रभाकर राघवन। तो मिस्टर प्रभाकर राघवन हैज बीन अपॉइंटेड एज गूगल्स न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट, और ये एक इंडियन ओरिजिन के हैं। इससे पहले ये गूगल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम कर रहे थे, जब इनका काम काफी सारे प्रोडक्ट्स को कवर करना था, जैसे कि गूगल सर्च असिस्टेंट, गूगल जियो, गूगल एड्स, गूगल कॉमर्स, गूगल पेमेंट्स, इन सब चीजों को ये देखते थे। तो अब ये गूगल के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट हो गए हैं। नाम है इनका प्रभाकर राघवन। ये खबर आपने इंस्टाग्राम पे फ्लोट होती हुई देखी होगी। इंडिया में ही C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं। आपको बता दूं ये फैक्ट्री टाटा के साथ मिलकर, टाटा, तभी मैं बोलता हूं, मतलब रिस्पेक्ट है टाटा के लिए। तो ये फैक्ट्री टाटा की कौन सी कंपनी, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, इनके साथ मिलकर एयरबस, एक कंपनी है एयरबस, तो एयरबस और TASL ये दोनों मिलकर इंडिया में C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएंगे। गुजरात के वडोदरा में ये फैक्ट्री लगने जा रही है, मतलब लग चुकी है। इनॉग्रेशन करने के लिए स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर दिख रहे होंगे। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ मिस्टर पेड्रो, ये इंडिया आए हुए थे पिछले महीने, तो इन्होंने सेरेमनी अटेंड करी जहां पर इस पूरे के पूरे सेंटर को इनॉग्रेट किया गया। ठीक है जी, आपको पहले ही बता दूं ये इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर लेड मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। इंडिया में कभी भी कोई भी एयरक्राफ्ट आज तक किसी कंपनी ने प्राइवेटली नहीं बनाया है। कोई प्राइवेट कंपनी इंडिया में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए है ही नहीं, खासकर कि वो एयरक्राफ्ट जो मिलिट्री को दिए जाएं। तो ये इंडिया की पहली मिलिट्री प्राइवेट सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट कंपनी है TASL, और इसके साथ मिलकर एयरबस ये काम करने वाली है इंडिया में। कहा जा रहा है इन टोटल 51 प्लेन्स बनाए जाने हैं, सॉरी 56 प्लेन्स इन टोटल इंडिया को मिलेंगे। कौन से, C295 प्लेन्स, सॉरी C295। इन 56 प्लेन्स में से 40 प्लेन तो बनाए जाएंगे इंडिया के गुजरात के वडोदरा में, और बाकी बचे 16 प्लेन्स को इंडिया इंपोर्ट करेगा स्पेन से। तो ऑफ कोर्स इंडिया का मेक इन इंडिया प्रोग्राम काफी ज्यादा यहाँ पर मतलब मतलब काफी जोर पकड़ेगा। कहा जा रहा है कि जो ये एयरक्राफ्ट है वो सितंबर 2026 से इंडिया को मिलने शुरू हो जाएंगे, और कंप्लीट डिलीवरीज अगस्त 2031 तक हम लोगों को मिल जाएंगे। अगस्त 2031 तक कंप्लीट ये सारे एयरक्राफ्ट हमको डिलीवर कर दिए जाएंगे, और सितंबर 2026 से पहले प्लेन्स की डिलीवरी, पहला सेट जो है वो आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके बाद जैसे हम लोगों को पता है, चाइना ने अभी अपना हाल फिलहाल में अपना खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप किया है, जिसका नाम इन्होंने तियानगोंग रखा है। तियानगोंग के साथ साथ एक दुनिया का भी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां पे सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर फंसे हुए हैं। उसी तरीके से अब इंडिया ने भी बोला है कि भाई देखो, हम 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेंगे, जिसका नाम हम लोगों ने रखा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। आई सेड 2035 तक। तो सर ये रेंज क्यों लिखी है, क्योंकि 2028 में इंडिया लॉन्च करेगा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल। तो हम लोग अपना पहला मॉड्यूल जो है वो 2028 में भेजेंगे। मॉड्यूल का मतलब क्या है, यहां से आपको रॉकेट्स भेजने पड़ेंगे ना, पार्ट्स उसमें डालकर, जो स्पेस स्टेशन ऊपर स्पेस में बनाएंगे। ठीक है, तो ये इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। सिंपल सी बात है, फोकस इसका क्या है कि इंडिया में स्पेस सेक्टर काफी सस्टेनेबल रहे, हेल्थ के सेक्टर को काफी एक्सप्लोर कर सके। तो हमारे लॉन्ग टर्म जितने भी स्पेस मिशन है उनको यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है उससे सपोर्ट मिलेगा। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा होगा, जापान में अभी पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 इवेंट खेला गया। आई सेट जापान में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 इवेंट खेला गया, जिसमें इंडिया को टोटल 24 मेडल मिले, जिसमें से 6 तो मिले हमें गोल्ड, 9 मिले सिल्वर, 9 मिले हमें ब्रॉन्ज। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, जैसे शिवरंजन को यहाँ पर मिला है गोल्ड मेडल इन मेंस सिंगल्स कैटेगरी, सुकांत कदम को भी गोल्ड मेडल मिला है, नितेश कुमार जी को सिल्वर मेडल यहाँ पर मिला है, मनीषा रामदास जी को गोल्ड मेडल यहाँ पर मिला है, हार्दिक मक्कार और रुचिक रघुपति को यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है डबल्स में। तो ये पूरा की
पूरा जो प्रोग्राम है ये पैरा बैडमिंटन का प्रोग्राम है जो जापान में हुआ, जिसमें इन टोटल हम लोगों को 24 मेडल्स मिले हैं। तो एक बार इसको देख लेना बेटा, हो सकता है वो आप लोगों से पूछ ले। इसके बाद आगे बात करते हैं। 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे, और इसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट हम लोग पूरे वर्ल्ड ओवर में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको पता है अभी ब्रिक्स समिट हुई थी ना, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर ब्रिक्स समिट में गए भी थे। कहाँ पर हुई थी ब्रिक्स समिट? कजान में हुई थी। तो जब ये कजान पहुंचे ब्रिक्स समिट के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने साथ कई सारे गिफ्ट लेकर गए। जैसे इन्होंने रशियन प्रेसिडेंट को वो झारखंड की एक पेंटिंग है, जो आर्ट वर्क है, वो इन्होंने दी। झारखंड में कौन सी पेंटिंग आप लोग मनाते हैं? तो झारखंड में जो पेंटिंग बनाई जाती है उसको सोराई पेंटिंग कहते हैं। तो सोराई पेंटिंग का एक आर्ट वर्क प्राइम मिनिस्टर मोदी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए लेके गए। आपको बता दूं, सोराई पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में होती है। और मतलब इस पेंटिंग में नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता है। बहुत ही सिंपल टूल्स की मदद से ये पेंटिंग की जाती है। ब्रशेस जो होते हैं वो भी बहुत ही नेचुरल होते हैं, मतलब प्लास्टिक मेड ब्रशेस का यूज नहीं करते। ब्रशेस को भी ये लोग ट्विग्स, राइस, स्ट्रॉ, फिंगर्स, इसके मदद से ये पेंटिंग बनाते हैं। ज्यादातर इन पेंटिंग्स में एनिमल, बर्ड्स, नेचर, ठीक है, एग्रेरियन लाइफस्टाइल, ट्राइबल कल्चर, इसको ही डिपिक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ईरान के लिए ईरान के लिए एक मदर ऑफ पर्ल सी शेल वेस लेकर गए, और उज्बेकिस्तान के लिए एक वर्ली पेंटिंग लेके गए जो महाराष्ट्र में बनाई जाती है। तो यहाँ पर दो पेंटिंग्स के नाम आपने पढ़ लिए, सोराई पेंटिंग और वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग तो दी है उज्बेकिस्तान के चीफ को, और सोराई पेंटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर दी है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को। तो वर्ली पेंटिंग्स की बात करें तो वर्ली पेंटिंग भी एक ट्राइबल आर्ट है, जो कि वर्ली ट्राइब करती है रहती है ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में वर्ली पेंटिंग्स की जाती है? तो दहानू, तालासरी और पालघर रीजन। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म है इंडिया में। 3000 बीसी के आसपास से ये पेंटिंग की जा रही है। 3000 बीसी मतलब हड़प्पन टाइम से ये पेंटिंग इंडिया में की जा रही है, वर्ली पेंटिंग। इसके बाद आपको बता दूं, बिहार अपना पहला ड्राई पोर्ट इनॉग्रेट कर चुका है। किसने इनॉग्रेट किया है? बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर नितेश मिश्रा। कहां पर ये इनलैंड पोर्ट, या जिसको इनलैंड पोर्ट आप बोलते हैं, जिसको ड्राई पोर्ट कहते हैं, ये कहां पर बन रहा है, कहां पर इनॉग्रेट हुआ है? तो भाई बिहार की कैपिटल पटना के पास में एक टाउन है भीता। अच्छा, अब आपका सबका क्वेश्चन होगा कि ये सर इनलैंड पोर्ट का मतलब बताओ, ड्राई पोर्ट हमने तो सुना है कि पोर्ट तो समुद्रों के पास होते हैं, और बिहार के आसपास तो कोई समुद्र नहीं है। बेटा ये पोर्ट ना लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज के लिए बनाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, ये पोर्ट सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट से काफी दूर होते हैं। कार्गो की हैंडलिंग, कार्गो को स्टोर करने के लिए ये इन पोर्ट्स की काफी जरूरत होती है। सपोज करो एक बार एक जहाज आकर रुक तो गया, उसने सारे कंटेनर्स उतार दिए, अब उन कंटेनर्स को सही जगह पर लेके जाना, कंटेनर्स को स्टोर करना, उसके लिए भी जगह चाहिए ना। तभी आपका लॉजिस्टिक सेक्टर अच्छे से रन हो पाएगा। तो लॉजिस्टिक सेक्टर को अच्छे से रन करने के लिए आपको इनलैंड पोर्ट्स चाहिए होते हैं। तो ये हमारा इंडिया का, बिहार का पहला इनलैंड पोर्ट है, जो कि बिहार के पटना के पास भीता जो एक टाउन है वहां पर इनॉग्रेट हो रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में लेकर आया हूं एक इनलैंड पोर्ट की। पर्पस इसका सिंपल सा इतना ही है कि बिहार जो है उसका कोलैबोरेशन, मतलब बिहार का जो कोलैबोरेशन है, कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया के ट्रेड में वो बढ़े। और आपको बता दूं एक गजब चीज, इस भीता इनलैंड पोर्ट से पहला कंसाइनमेंट रशिया के लिए रवाना भी हो चुका है। पहला कंसाइनमेंट जो है वो भीता से एक्सपोर्ट भी कर दिया गया है, और एक कंसाइनमेंट लेदर शूज का है जो रशिया को भेजे जाएंगे। तो इस तरीके से लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में काफी अच्छा रोल है बीता पोर्ट का, या किसी भी इनलैंड पोर्ट का। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। आपने ये खबर सुनी होगी, अभी जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार आपस में पैक्ट कर रहे थे, और उसी बीच में खबर निकल कर आई थी कि दिल्ली के एक डेवलपर ने जियो हॉटस्टार जियो हॉटस्टार के नाम से एक डोमेन पहले ही खरीद रखा है। डोमेन नेम मतलब आपकी डोमेन होते हैं ना, जैसे जिसको डॉट कॉम की तरह आप यूज करते हैं वेबसाइट में, जो डॉट कॉम वेबसाइट्स होती हैं, जैसे डॉट कॉम एक डोमेन नेम है। तो उन्होंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार और रिलायंस जियो सिनेमा, इसके मर्जर को एंटिसिपेट करते हुए इस आदमी ने पहले ही JioHotstar.com का एक डोमेन नेम खरीद लिया था। इस आदमी ने पहले ही JioHotstar.com का वेबसाइट खरीद लिया था। आप ये समझिए, जबकि ये वेबसाइट इसकी है क्या? ना हॉटस्टार इसका है, ना जियो सिनेमा इसका है, इसने ये डोमेन नेम खरीद लिया। अब सिंपल सी बात है कि जब जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार
आपस में मर्ज होकर अगर इन्होंने कोई वेबसाइट लॉन्च करी तो वेबसाइट तो लॉन्च कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस नाम की वेबसाइट तो इस आदमी ने पहले ही खरीद रखी है। तो इनको ये वेबसाइट इस आदमी से खरीदनी पड़ेगी। और इसको कहा जाता है साइबर स्क्वैटिंग। साइबर स्क्वैटिंग का मतलब होता है एक ऐसा एक्ट जिसमें आप कोई कोई डोमेन नेम, कोई वेबसाइट अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप एंटिसिपेट करने लगते हैं कि इन फ्यूचर ये तो होगा, तो इससे पहले ये हो तो मैं ये डोमेन नेम पहले ही खरीद लेता हूं। क्यों? ताकि मैं अच्छा पैसा कमा सकूं समय आने पर। हालांकि बहुत सारी कंट्रीज में साइबर स्क्वैटिंग एक क्राइम है, बट इंडिया में कोई लॉ अवेलेबल ही नहीं है साइबर स्क्वैटिंग के लिए जो इसको प्रोहिबिट या पेनलाइज करते हो, इसलिए इंडिया में तो ये लीगल है, चल रहा है। आगे चलते हैं। 2023 के क्लाइमेट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 2023 का साल वार्मेस्ट ईयर था ऑन रिकॉर्ड। ये तो हम जानते ही हैं भाई साहब, बहुत गर्मी थी पिछले साल। इट वॉज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। हिस्टोरिक राइज देखा गया इस पूरे साल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, एज पर द वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रिपोर्ट डब्ल्यूएमओ ने दी है। डब्ल्यूएमओ की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सर 2023 का साल सबसे गर्म साल था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में पिछले 20 सालों में हमने 11.4% का इजाफा देखा। मतलब लास्ट 20 ईयर्स में कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो 11.4% बढ़ा। और आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने इस लेवल पर पहुंच गया है जो लेवल 3 से 5 मिलियन सालों में भी कभी नहीं पहुंचा। आज कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल उस लेवल पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से ओशन का टेम्परेचर बढ़ गया है, जिस वजह से वैसे भी टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जिस वजह से सी लेवल 10 से 20 मीटर बढ़ गया है। अब आप पूछेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड का इतना कितना लेवल हो गया है? बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन जो है वो 420 ppm पर पहुंच गई है। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। और मीथेन जो है, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों, जिसमें मीथेन पहुंच गई है 1934 ppm पर, और नाइट्रस ऑक्साइड पहुंच गई है 336.9 ppm पर, पार्ट्स पर बिलियन पर। और ये तो खैर पार्ट्स पर बिलियन है, पार्ट्स पर बिलियन है ये दोनों, नाइट्रस ऑक्साइड और अपना मीथेन। तो काफी बढ़ चुके हैं यार। और ये लेवल जैसे कि इसमें बताया भी गया है कि पिछले 3 से 5 बिलियन साल पहले भी ये लेवल हमने कभी नहीं देखे। तो जाहिर सी बात है कि भट्टे बजा चुके हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना परसेंट का इंक्रीज इन टोटल, जब से मतलब 1750 से पहले का एनवायरनमेंट अगर हम देखें, 1750 से पहले का एनवायरनमेंट हम देखें और 2024 के आसपास का एनवायरनमेंट अगर हम देखें, तो कितना परसेंट का इंक्रीज हो गया है इन सालों में? सर कार्बन डाइऑक्साइड 151% बढ़ा दी है हमने, मीथेन 265% बढ़ा दी है, नाइट्रस ऑक्साइड 125% बढ़ा दी है। पता नहीं। अच्छा 70-50 ही क्यों? क्योंकि 1750 माना जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम। इस समय दुनिया भर में इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो गई थी। इंडस्ट्रीज लगेगी, जाहिर सी बात है पोल्यूशन होगा। और पोल्यूशन तो आपको पता ही, हम जबरदस्त कर रहे हैं। पता नहीं किस नाम पर डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग, कहाँ लेके जाएंगे हम लोग। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा। अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, एक संस्था है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है। इस कमेटी का मेंबर बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इस कमेटी का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव कर दिया है एक नया मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी आंध्र प्रदेश में बनने जा रहा है। अ न्यू मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी। जैसे उड़ीसा में आपको पता होगा ना, उड़ीसा के पास एक मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी है जिसको चांदीपुर कहते हैं, चांदीपुर। शायद आपने बहुत लोगों ने सुना होगा। इस चांदीपुर में डीआरडीओ अगर कोई मिसाइल का परीक्षण करना चाहता है तो वो यही करता है। तो उसी तरीके से एक मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी आंध्र प्रदेश में बनने जा रही है। सर कहां पर? आंध्र प्रदेश के नगा यलंका नगाया सॉरी आंध्र प्रदेश के नगाया लंका एरिया में इस फैसिलिटी को बनाया जा रहा है। नगाया लंका एरिया में इस फैसिलिटी को बनाया जा रहा है। सिंपल सी बात, यहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल्स, ऐसी मिसाइल्स को आप लोग टेस्ट करके देख पाएंगे। आगे चलते हैं बेटा। एनएमडीसी लिमिटेड ने सेलिब्रेट किया विजिलेंस अवेयरनेस वीक, विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024। एनएमडीसी जो कि इंडिया की एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही लीडिंग आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, इन्होंने विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट किया, जिस पूरे वीक में इन्होंने अपने स्टाफ को, पूरे स्टाफ को इन्होंने एथिक्स सिखाए, एथिकल गवर्नेंस सिखाई। इन्होंने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के ऊपर काफी सेशंस लगाए, सीडीए रूल्स, प्रिवेंटिव विजिलेंस, ये सारी चीजें इन्होंने अपने स्टाफ, अपने एम्प्लॉयज को सिखाई। और इस पूरे के पूरे विजिलेंस अवेयरनेस वीक का थीम क्या रखा एनएमडीसी ने?
कल्चर फॉर इंटीग्रिटी, कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। ठीक है जी। तो ये हर साल ये लोग इसको मनाते हैं। क्यों? ताकि इस कंपनी का ऑपरेशनल लेवल काफी अच्छा हो सके, ऑपरेशनल लेवल को काफी ट्रांसपेरेंट और उसको काफी मजबूत बनाने के लिए ये सब करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये पुष्कर सिंह धामी है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने इंडिया की पहली राइटर विलेज इनॉग्रेट कराया। तो राइटर्स यहाँ पर जाएं एंड दे फील फ्री टू राइट एनीथिंग, क्योंकि कहते हैं ना कि लिखने के लिए भी माहौल चाहिए होता है। तो भाई साहब माहौल बना के देंगे यहाँ पर आपके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट। विलेज का नाम तो बता दीजिए सर। विलेज का नाम यहाँ पर, मतलब ये विलेज देहरादून में इनॉग्रेट की गई है बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, और उनके साथ उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी थे और चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी भी थे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतलब एक लिटरेरी टैलेंट को काफी ज्यादा बढ़ाएंगी, और जो लिखने वाले लोग हैं उनको काफी मजा आएगा यहाँ पर जब भी वो कोई नॉवल या कोई बुक लिख रहे होंगे। 100 रुपीज का कमेमोरेटिव कॉइन हम लोगों ने इशू किया है। कमेमोरेटिव कॉइन होता है जिसको छापा जाता है और केवल म्यूजियम में रखा जाता है, ये मार्केट में नहीं उतरते हैं। तो किसने छापा ये 100 रुपए का कॉइन? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, जिनके मिनिस्टर हमारे इंडिया में श्री नितिन गडकरी है। ये 100 रुपीज का कमेमोरेटिव कॉइन किसके ऑनर में छापा गया है? एच श्री माता जी निर्मला देवी जी। इनका नाम है श्री माता जी निर्मला देवी जी। इनकी बर्थ सेनिटरी को, मतलब इनको 100 ईयर्स हो गए हैं। आपको बता दूं 1923 में मैडम का जन्म हुआ और 2023 में इनके जन्म के 100 साल पूरे हो गए थे। तो श्री माता जी निर्मला देवी जी की 100th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए ये 100 रुपीज का कमेमोरेटिव कॉइन इन्होंने लॉन्च किया। और आपको बता दूं ये नेशनल म्यूजियम में रखा जाएगा सिक्का। आपको मैंने पहले ही बता दिया था ये सिक्का मार्केट में नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर एक बायोग्राफी लॉन्च करी है। बायोग्राफी का नाम है भारत वाक्या। ये भारत वाक्या बायोग्राफी किसके ऊपर है? ये बायोग्राफी है एक बहुत ही फेमस क्लासिकल म्यूजिशियन भरत भरत बलवली की। भरत बलवली की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोग्राफी है। बायोग्राफी है इसका मतलब इन्होंने खुद नहीं लिखी है। तो ये बायोग्राफी भरत बलवली की लिखी किसने है? बायोग्राफी लिखी है प्रवीण विट्ठल तारदे ने। ठीक है। और इसमें काफी सारी चीजों को फोकस किया गया है, जैसे म्यूजिक, स्पिरिचुअलिटी, नेशन बिल्डिंग और भरत बलवली जी की जर्नी, और इन सभी सेक्टर्स में भरत बलवली जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये सब कुछ इस बुक में प्रवीण विट्ठल जी ने कवर किया है। इसके बाद आगे बात करते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो आपको पता ही है बेटा, कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा हुआ करती थी। तो इन आज की डेट में कितनी है? 56 कंट्रीज है। तो सभी 56 कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने मिलकर एक पहला, दुनिया का पहला ओशन डेक्लेरेशन फॉर वन रिजिलियंट कॉमन फ्यूचर नाम का एक डेक्लेरेशन इन्होंने अडॉप्ट कर दिया है। आपको बता दूं इस पूरे के पूरे डेक्लेरेशन का काम क्या रहेगा कि ओशंस का 30% एरिया बचाना है बाय 2030, मैराइन इकोसिस्टम को डिग्रेड होने से रोकना है, और एक ग्लोबल प्लास्टिक्स को मतलब मैनेज करने के लिए एक यहाँ पर ट्रीटी इंटरनेशनली ये लोग बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के ऊपर ये करंट अफेयर था। ये चलते बेटा नेक्स्ट करंट पर। नेक्स्ट करंट अगर आप देख रहे हैं तो ये तो था सब कॉमनवेल्थ के लिए, और कॉमनवेल्थ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट करंट है जीएसएल का। जीएसएल जिसका नाम है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, 1957 में ये कंपनी बनी थी। हेडक्वार्टर इसका गोवा के पास एक शहर है वास्को डिगामा। चेयरमैन और एमडी है इसके ब्रिजेश कुमार उपाध्याय। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च करे हैं दो इंडिजिनस फास्ट पेट्रोल वेसल। पेट्रोल वेसल का मतलब होता है जो पेट्रोलिंग वगैरह में काम आता है, मतलब कोस्ट के आसपास घूमने के काम आते हैं। इन दोनों वेसल्स का नाम है, जिसमें एक का नाम है अदम्या और दूसरे का नाम है अक्षर। तो अदम्या और अक्षर नाम के दो यहाँ पर जो कोस्ट गार्ड शिप्स है, वो यहाँ पर फास्ट पेट्रोलिंग शिप्स है, वो इंडियन कोस्ट गार्ड को दे दिए गए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से यहाँ पर कौन थी? इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से यहाँ पर परमेश शिवामणि, डायरेक्टर जनरल जो है, नए डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्ट गार्ड के। ये मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था। उनकी वाइफ यहाँ पर थी जिनका नाम है प्रिया प्रिया परमेश। तो प्रिया परमेश जो कि जनरल परमेश शिवामणि की वाइफ है, इन्होंने यहाँ पर ट्रेडिशनल अथर्ववेद चैंट्स गाने के बाद इस नए शिप को इनॉग्रेट किया और इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा। नाम है इसका अदम्या और अक्षर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट है यहाँ पर श्री श्री रविशंकर। इनको कौन नहीं जानता, आर्ट फॉर लिविंग के ये हेड है। तो श्री श्री रविशंकर, इनको अवार्ड दिया गया है फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, और ये अवार्ड फिजी की तरफ से फिजी के प्रेसिडेंट रातू विलियम ने दिया है।
तो रिपब्लिक ऑफ फिजी ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया है, अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। क्या नाम है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का? ऑर्डर ऑफ द फिजी अवार्ड। जैसे इंडिया का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है भारत रत्न, तो उस तरीके से अवार्ड इनको मिला है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट आपके पास आ गया चिराग चिकारा। चिराग चिकारा जी ने हिस्ट्री बना दी है। अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। मैंने बोला अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। आपको बता दूं ये गोल्ड मेडल जीतने वाले केवल तीसरे इंडियन रेसलर है। और इंडिया को इन टोटल इस अंडर 19 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में टोटल हम लोगों ने यहाँ पर 9 मेडल जीते। अच्छा, कहाँ पर हो? तो ये सारा के सारा प्रोग्राम हो रहा था, ये सब किर्गिस्तान में चल रहा था बेटा। इंडिया ने टोटल में 9 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, जिसमें से एक तो हमारा गोल्ड है जो कि चिराग चिकारा ने जीता, 2 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। और इन 9 मेडल्स के साथ हम लोग वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4th नंबर पर आए। हमसे ऊपर 3rd नंबर पर अजरबैजान 100 पॉइंट्स के साथ था, जापान सेकंड नंबर पर 102 पॉइंट्स और सबसे ऊपर ईरान 158 पॉइंट्स के साथ। इंडिया नंबर 4th पर था विद 82 पॉइंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट यहाँ पर प्रो कबड्डी लीग का है। प्रो कबड्डी लीग को यहाँ पर बेस्ट स्पोर्ट्स लीग का अवार्ड मिला है, बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अच्छा, कहां पर मिला ये अवार्ड इनको? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII पर इनको ये अवार्ड मिला है। और स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड है ये वैसे, मतलब स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड एक पूरा की पूरा अवार्ड फंक्शन है जो CII करवा रही है। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से इनको बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है प्रो कबड्डी लीग को। ये अवार्ड सेरेमनी न्यू दिल्ली में हुई। आपको बता दूं कि प्रो कबड्डी लीग का 11th सीजन भी इस सेरेमनी के साथ शुरू हुआ। इसके बाद 31 अक्टूबर को हम लोग नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। नेशनल यूनिटी डे सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने इंडिया को यूनाइट किया। आज इंडिया जैसा है इनकी वजह से है। तो इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया में यूनिटी डे सेलिब्रेट होता है। और आपको बता दूं इस दिन को पहली बार 2014 में बनाया गया था, जब पहली बार नरेंद्र मोदी जीतकर इंडिया के PM बने थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। इसी दिन हम लोग दुनिया भर में वर्ल्ड सेविंग्स डे भी मनाते हैं। और इसी के साथ ये करंट अफेयर बुलेटिन बेटा यहीं पर हो जाता है खत्म। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो थ्रू आउट द एंड देखी होगी, और अगर सही में आपने देखी है तो पहली बात तो सो मच थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थ्रू आउट द एंड। और यहाँ तक आई गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लगता। और एडू प्रेपरेटर की तरफ से मैंने आपको बार बार बोला है, क्लैट एलेट के बच्चे खास करके किसी भी डाउट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है, कोई भी डाउट चल रहा है आपके दिमाग में, तो बिल्कुल फोन उठाइए, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। आप एक बार मिलाइए तो सही। इसी के साथ मैं दीपक सिंघल आप लोगों से विदा लेता हूं। दिस इज दीपक सिंघल साइनिंग ऑफ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर मंथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।